गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यस्टरडे जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका हीट ट्रीटमेंट का जो केस हार्डनिंग वाला है, हीट ट्रीटमेंट इन केस हार्डनिंग, है ना। दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, वेरियस ऑपरेशंस और वेरियस या यू कैन से वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस लाइक एनेलिंग, normalizing, tempering, hardening, case hardening. So these things we have discussed. Then we have studied case hardening. Yes, various methods of case hardening. These things we have discussed obviously in the previous lecture. और इसके बाद case hardening जो होती है उसमें कितने methods होते हैं, carburizing and second is the nitriding or cyaniding. These things we have discussed in the detail. And then various methods of carburizing we have studied, and that पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग, गैसियस कार्बोराइजिंग, दिस थिंग। ये माइक ऑफ कर लो जिसकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, हालांकि अभी आपका जो उसमें एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है आयरन कार्बन डायग्राम। मैंने एक बार आपको बताया था, तो आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम, है ना। ये दोनों हम किसी एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अभी हम बात कर लेते हैं नॉन फेरस मटेरियल्स की। नॉन फेरस मटेरियल्स क्या होते हैं? तो अगर हम नॉन फेरस मटेरियल्स की बात करेंगे तो वो मटेरियल होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच डजंट कंटेन्स आयरन। ठीक है, विच डजंट कंटेन आयरन। इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो आपके कौन से मटेरियल होते हैं? नॉन फेरस। ठीक है, जिसमें आयरन का परसेंटेज नहीं होता। फेरस मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है उसका मटेरियल का वो आयरन ही होता है, जबकि नॉन फेरस में आपका आयरन प्रेजेंट नहीं होता। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, इसमें एक टॉपिक भी पूछा जाता है कि लाइट मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइट मटेरियल्स या एक्स्ट्रा लाइट मटेरियल्स की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा लाइट मटेरियल में आता है। इसके अलावा आपका एक होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम इज ऑल्सो एक्स्ट्रा लाइट मटेरियल्स विच हैव वेरी लो डेंसिटी बट प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ। तो ये बेसिक चीजें हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम नॉन फेरस मटेरियल्स की बात करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन बात करेंगे, तो नॉन फेरस मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच कंटेन्स मटेरियल अदर देन आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब ये हो गया कि ऐसे मटेरियल जिसमें कि आयरन ना प्रेजेंट हो, उसके अलग से आयरन के अलावा कोई और मटेरियल उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जनरली मोस्ट कॉमनली यूज और मोस्ट वाइडली यूज जो नॉन फेरस मटेरियल्स हमारे पास हैं उसमें एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, जिंक, मैग्नीशियम, निकेल। दीज आर नॉन फेरस मटेरियल बिकॉज दीज मटेरियल्स डजंट कंटेन्स आयरन। ठीक है, सो जनरली जो नॉन फेरस मटेरियल्स होते हैं, दोज मटेरियल्स हैव द वेरियस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर हाई कॉस्ट। हालांकि इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फेरस मटेरियल, बट दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड ड्यू टू द एक्सीलेंट एंड वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर भी हम इसको जनरली, ये जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं आपके कॉस्टली होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इजीली ईज ऑफ फैब्रिकेशन होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, डेंसिटी कम होती है और सॉफ्ट होते हैं। लो डेंसिटी का मतलब है कि भारी नहीं होते हैं, नॉट हैवी। हैवी नहीं होंगे इसका मतलब जो हो गया कि अगर हम इसको कहीं किसी अगर ऑटोमोबाइल में यूज कर रहे हैं तो हमें कम, मतलब आपका जो व्हीकल बनेगा वो लाइट होगा, जिस वजह से फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लो नॉन फेरस मटेरियल्स। तो वो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वाई द क्वेश्चन में बी आस्क्ड हाउएवर दैट नॉन फेरस मटेरियल्स आर कॉस्टलियर देन द फेरस मटेरियल, स्टिल वी यूज नॉन फेरस मटेरियल। वाई? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, वाई डू वी यूज नॉन फेरस मटेरियल। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो नॉन फेरस मटेरियल है वो फेरस मटेरियल से कैसे होते हैं? कॉस्टली होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको यूज क्यों करते हैं? तो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर।
So you can say because they have providing the extremely excellent properties like ease of fabrication is there, good electrical and thermal conductivity, high corrosion resistance. These are the some important properties. Lower density obviously, light in weight होते हैं, soft होते हैं. तो this is the basic reason why do we use non-ferrous materials. Now moving to the next. So first material that we want to use is aluminium. तो पहला जो नॉन फेरस मटेरियल जिसकी हमें डिटेल में एनालिसिस करनी है, डिटेल में स्टडी करनी है, वो आपका एल्यूमिनियम. तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो जो हमारा एल्यूमिनियम जनरली जो हमारी अर्थ में पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, एल्यूमिनियम जो है एक तरीके से लाइट मटेरियल है, वेरी लाइट मटेरियल है. इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लाइट मटेरियल्स. Light material, it is the most commonly used non-ferrous material which is light in weight, very light, having very low density और specific gravity is 2.7 around. इसकी specific gravity 2.7 के आसपास रहती है. और जनरली ये जो हमारी अर्थ में पाया जाता है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, सल्फेट्स की फॉर्म में या फॉस्फेट्स की फॉर्म में पाया जाता है. इसीलिए इसका हमें क्या करना पड़ता होता है? एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है. ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, तो वो प्रोसेस यू हैव स्टडीड. ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज जो ओर है एल्यूमिनियम का वो है आपका बॉक्साइट. बॉक्साइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल ओर ऑफ एल्यूमिनियम. ऑब्वियसली यू नो ओर आर व्हाट? दीज आर द मटेरियल्स थ्रू विच रॉ मटेरियल्स होते हैं ना. ओर जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है for the extraction of pure metal. For the extraction of pure metal. अगर आपको प्योर मटेरियल निकालना है तो आपके जो ओर्स होते हैं वो आपका बेस्ट एग्जांपल होते हैं. वहीं से आप इसको उनका जो एक्सट्रैक्शन से आप उसको मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, चलिए. सो द वेरियस ऑब्वियसली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओर इज बॉक्साइट Al2O3 H2O, है ना. ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोहाइड्रेट ट्राईहाइड्रेट्स Al2O3 into 3H2O. So aluminum is extracted by the process electrolysis of the mixture of purified bauxite dissolved in the fused cryolite. तो क्रायोलाइट के अंदर हम क्या करेंगे? डिजोल्व कर देंगे इसको, बॉक्साइट को, और इसके बाद हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है. तो बेसिकली आपको जो ओर पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका मोस्ट कॉमनली अवेलेबल ओर कौन सा है. तो जो जिससे हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं तो वो जो आपका ओर है वो क्या है? बॉक्साइट Al2O3 into H2O, कहीं H2O. ठीक है, इज इट क्लियर? बताओ भाई एल्यूमिनियम के बारे में. एल्यूमिनियम होता क्या है और इसका जो ओर है वो कौन सा है? बॉक्साइट मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओर है, कॉमर्शियल अवेलेबल ओर है, जिससे कि हम इसको ऑब्टेन करते हैं. प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी उसके बाद आपको. तो ऑब्वियसली ये लाइट मटेरियल होता है, लाइट इन वेट होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है. मेलिएबल भी होगा और डक्टाइल भी होता है. थोड़ा सा मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो. एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट नियरली 500 and 658 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 2056 के अराउंड होता है. लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी लगभग 90 to 150 मेगापास्कल के आसपास. बट इंपॉर्टेंट इज हाई रेजिस्टेंट टू कोरोजन. कोरोजन से बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है ये वाला मटेरियल हमारा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा कहां कहां यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन है एल्यूमिनियम का. देखो नॉन फेरस मटेरियल से आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? डिफाइन नॉन फेरस मटेरियल्स, what are the various properties, justify the statement that non-ferrous materials are costlier but still we are using those materials. तो आपको justify करना पड़ेगा स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट या कुछ मटेरियल आपको नॉन फेरस मटेरियल के बारे में बताना पड़ेगा. या पूछ लिया जाएगा डिफाइन एल्यूमिनियम एंड डिफाइन एंड क्लासिफाई एल्यूमिनियम. ठीक है, इस तरीके से विद देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. यूजेज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के काम में यूज होता है. हीट कंडक्टिंग अप्लायंसेस, आपको पता है वायर भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स लिखा है. ठीक है, बुश बार्स बनती हैं इसकी. कास्टिंग में भी यूज होता है स्टील को, इन कास्टिंग ऑफ स्टील.
इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स, लाइट वेट के कंटेनर्स बनते हैं, विंडो फ्रेम बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल मेंबर बनाने के लिए, फर्नीचर भी बनते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम फॉइल्स, ऑब्वियसली यू नो एल्यूमिनियम फॉइल्स भी बनती हैं पैकिंग के लिए, चॉकलेट्स, फूड्स एक्सेट्रा। थर्मिट वेल्डिंग में इसका यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्मिट वेल्डिंग जो होता है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 और एल्यूमिनियम होता है ना। एक पार्ट एल्यूमिनियम होता है इसमें और 3 पार्ट आयरन ऑक्साइड को यूज करते हैं। इसका परसेंटेज कंपोजिशन याद होना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में कई बार पूछा गया है थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है, और थर्मिट वेल्डिंग में जो आयरन ऑक्साइड होता है वो कितने पार्ट होता है, एल्यूमिनियम कितने पार्ट होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन करते हैं, जिसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट डेवलप होती, हीट मतलब प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आपका जो मटेरियल होता है वो सुपर हीटेड स्टेट में होता है, सुपर हीटेड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन केस ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग में हम इसको यूज करते हैं। कोलैप्सिबल ट्यूब्स, पेस्ट जो होता है, ठीक है, पेस्ट जो हम बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा कॉलगेट पेस्ट ये सब आते हैं, तो उसका जो रैपर होता है उसमें भी एल्यूमिनियम के आसपास होता है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स होते हैं। और एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने में इसका यूज हो सकता है। तो यू कैन से द एल्यूमिनियम हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस from the utensil industry, from the power producing industries to the aeroplanes etc, because it is light in weight and due to the light in weight it will save a lot of fuel. ठीक है, आपका material and obviously the strength is still higher of the aluminium than, but no doubt it is costly. Now the various alloys of aluminiums are, अब एल्यूमिनियम अलॉयज क्या होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम आपका बेस मटेरियल होगा और बाकी चीजें आप इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, इसके लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। बिहार में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस जगह पाया जाता है। तो आपको इनकी लोकेशन भी पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का जो ओर है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। यू शुड नो द प्लेस वेयर इट इज फाउंड। Next, aluminum alloys. So whenever we are talking about the aluminum alloys, so there are four alloys of aluminum which are commonly used. First ore is the duralium, second is Y alloy, third is magnesium, and fourth is the hindelium. So magnesium, hindelium, duralium and Y alloy are the एल्यूमिनियम अलॉयज। तो आपको एल्यूमिनियम के अलॉयज होने चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगर हम ड्यूरेलियम की बात करेंगे तो ड्यूरेलियम में क्या होता है, 3.5 से 3.5 to 4.5% कॉपर होता है इसमें। मैंगनीज का परसेंटेज 0.4 to 0.7%, 0.4 से 0.7% आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, और इतना ही करीब मैंगनीज होता है। 0.5% के आसपास आयरन थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं इसमें, बट और बाकी जो उसमें एल्यूमिनियम काफी रहता है, 90% से ज्यादा परसेंट आपकी एल्यूमिनियम की रहती है। ठीक है, so this is the basic composition. You can say it is duralium is an alloy of aluminum which contains 3.5 to 4.5% copper, 0.4 to 0.7% magnesium, 0.4 to 0.7% magnesium, and manganese is the same percentage, and the rest percent is the iron. Okay. Now whenever going explaining the properties of duralium, so obviously it has casting and forging properties, high tensile strength, high electrical conductivity, high machinability, melting point नियरली वही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वही है जो अभी तक हम लोगों ने एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो कुछ चीजें तो चीजें मतलब सेम ही है प्रॉपर्टीज की। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है, डक्टाइल होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, और देन मेल्टिंग पॉइंट, और ये पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, शीट ट्यूब्स, रिवेट्स, फोर्जिंग, केबल्स एक्सेट्रा। तो ये तो वास्ट फील्ड है, आप लिख सकते हो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शीट ट्यूब्स। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां इनका यूज होता ही होता है, नोबडी कैन डिनाई। तो ये कुछ पॉइंट्स जो क्लियर हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज वाई अलॉय। सो वाई अलॉय द परसेंटेज कंटेन्स, वाई अलॉय 4% का कॉपर होता है,
मैंगनीज होता है इसमें 1.2 to 1.7%, निकेल 1.8 to 2.3%. Tell me, and the rest percentage is aluminum. Okay, tell me why if nickel is added in the steel, अगर मैंने स्टील में अलॉइंग कर दी निकेल की तो कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी? टेल मी द प्रॉपर्टी नेम. आजाद, अगर मैं अलॉइंग कर रहा हूं, निकेल ऐड किया है मैंने एल्यूमिनियम स्टील के अंदर, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है उससे? अलॉइंग बताया था ना मैंने आप लोगों को, तो बताओ वही कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी इससे? यस, सौरभ जी गायब हो गए के सारे? हार्डनेस. और हार्डनेस नहीं बढ़ती है. मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट था, एक लड़का था जिसका नाम था निखिल. उसे क्या लगते हैं? शॉक लगते हैं, शॉक. ठीक है, ये याद रखने का मैंने तरीका बताया था एक बार जब मैं इसके नॉन फेरस मटेरियल के क्विज करा रहा था ऑनलाइन. ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ाया लेक्चर, चाहे तो देख सकते हो. तो उसमें मैंने बताया था कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं. तो निकेल जो होता है शॉक प्रॉपर्टी, शॉक की रेजिस्टेंस इंप्रूव कर देता है. ठीक है, चलिए फटीक प्रॉपर्टी जो होती है वो इसी से इंप्रूव हो जाती है. ठीक है, अब कहाँ यूज करते हैं इसको? पिस्टन सिलेंडर हेड बनाने में, रॉड्स बनाने में इसका यूज किया जाता है. प्रॉपर्टीज क्या है? बेटर स्ट्रेंथ देन ड्यूरेलियम एट हाई टेम्परेचर, इजीली कास्ट एंड कैन बी हॉट वर्क. अगला जो है इसका मैग्नीशियम है, तो जिसमें 1 to 5.5% मैग्नीशियम होता है. मैग्नीशियम ज्यादा होता है इसीलिए मैग्नीशियम बचा. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ना, तो मैग्नीशियम बन गया. 1.75% कॉपर होता है, बाकी इसमें एल्यूमिनियम होता है. ठीक है, जनरली लाइट इन वेट होता है, गुड मशीनेबिलिटी होती है इसकी, और एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसको ज्यादातर यूज करते हैं, वो कॉमन है. एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है बिकॉज दे आर लाइट इन वेट. लाइट इन वेट होता है और गुड स्ट्रेंथ इनकी होती है. ठीक है, तो मैग्नीशियम हो गया आपका, वाई एलॉय हो गया, ड्यूरेलियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये जो है ये सारे के सारे लाइट मटेरियल के अंदर आते हैं. और एक मैंने टाइटेनियम भी आपको बोला था. टाइटेनियम जो है दैट इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर का जो मटेरियल है, फ्यूचर मटेरियल फॉर फ्यूचर या मेटल फॉर फ्यूचर, टाइटेनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. टाइटेनियम, मोलिब्डेनम हो गया, ये लाइट मटेरियल होते हैं. दीज आर लाइट मटेरियल, अलग से है लाइट मटेरियल्स. लाइट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव लो डेंसिटी एंड हाई स्ट्रेंथ, और यू कैन से दीज आर द मटेरियल्स हैविंग हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. ठीक है, ये वो मटेरियल होते हैं लाइट मटेरियल जिसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है. मतलब वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वेट कम होता है. ठीक है, स्ट्रेंथ अपॉन वेट, स्ट्रेंथ अपॉन वेट रेशियो. ये रेशियो इज वेरी वेरी लार्ज, ज्यादा होता है. स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज्यादा होगा, वो लाइट मटेरियल के अंदर आते हैं. ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अलॉय है एल्यूमिनियम का, दैट इज कॉल्ड हिंडेलियम. तो हिंडेलियम क्या है? इट इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज एक्सेट्रा. और इसका ट्रेड नेम है ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय प्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान. ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान का. तो ये ट्रेड नेम है हिंडेलियम. हिंडेलियम जो होता है वो इसी का ट्रेड नेम होता है, जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम इसका बना होता है हिंदुस्तान. हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेनोकोट यूपी. तो ये उसका ट्रेड नेम है और जिससे बना है हिंडेलियम. ठीक है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट मटेरियल इज कॉपर. ठीक है, कॉपर इज द second most commonly used non-ferrous material, generally found in the Bihar and Rajasthan. Copper generally occurs in the combined state under the earth.
एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज नॉन फेरस मटेरियल। अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो हालांकि कॉपर बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला आपका नॉन फेरस मटेरियल है और ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है अर्थ के अंदर। इसके जो ओर्स हैं, द ओर्स ऑफ कॉपर आर क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S एंड कॉपर पायराइट CuFeS2। सो दीज आर द वेरियस ओर्स। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि ओर कौन सा किसका है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस एंड कॉपर क्यूपराइट ये जो है वो आपके कॉपर के ओर्स होते हैं। ये पॉइंट में लिखना है आपको, ये हालांकि पॉइंट में नहीं लिखा है, ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है, आपको आंसर पॉइंट में देना है, ठीक है। सो टू एक्सट्रैक्ट कॉपर ओर्स आर देन क्लीन। सबसे पहले ओर को हमें क्लीन करना पड़ता है, इसके बाद उसको क्रश किया जाता है और उसके बाद उसको कैल्साइंड किया जाता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है जो आपका ओर होगा उस ओर को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई नहीं देते हैं या ना के बराबर देते हैं। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि आप मेटल को हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। बहुत या तो ना के बराबर देते हैं या बहुत कम ही देते हैं। इसके बाद तो हम क्या करते हैं, कॉपर को क्या करते हैं, पहले ओर को क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के बाद उसको क्रश किया जाता है और उसके बाद कैल्सिनेशन क्या होता है। उसके बाद किस में होता है कैल्सिनेशन, रिवर्बिट्रेरी फर्नेस के अंदर, ठीक है। तो कैल्साइंड ओर जो होते हैं उनको हम मिक्स करते हैं विद द सिलिका एंड कोक। सिलिका कोक के साथ मिक्स किया जाता है एंड देन स्मेल्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस। इसके बाद उनकी मेल्टिंग होती है, उनको पकाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। पहले तो हम कैल्साइंड जो होता है उसको रिवर्बिट्रेरी फर्नेस में करते हैं, इसके बाद उसको ब्लास्ट फर्नेस में उसकी स्मेल्टिंग होती है। अब स्मेल्टिंग से क्या होता है, द मोल्टन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। आपका जो मोल्टन मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन बेसिमर कन्वर्टर टू गिव द ब्लिस्टर कॉपर मिलता है आपको इसके बाद, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। प्योर कॉपर इज देन ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग द ब्लिस्टर कॉपर इन द रिवर्बिट्रेरी फर्नेस फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो जनरली आप लोगों ने देखा कि क्या क्या हो रहा है। इसमें आपको एक फ्लो डायग्राम बना देना है। फ्लो डायग्राम क्या कि सबसे पहले हमारे पास कॉपर ओर हो गया, कॉपर का ओर मिल गया आपके पास। कॉपर ओर मिला, उसको क्लीन किया, क्रश किया। क्रश करने के बाद क्या किया, इसका कैल्सिनेशन हुआ। कैल्सिनेशन हुआ किस फर्नेस में, रिवर्बिट्रेरी फर्नेस में। इसके बाद इसमें मिक्स होगा सिलिका, मिक्सिंग ऑफ सिलिका एंड कोक। सिलिका एंड कोक को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसकी ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग होगी, स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। इसके बाद स्मेल्टिंग करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसके बाद इसको ऑक्सीडाइज करेंगे बेसिमर कन्वर्टर में। फिर बेसिमर कन्वर्टर में ऑक्सीडाइज किया जिससे हमें ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा। ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा। इस ब्लिस्टर कॉपर को मेल्ट करेंगे रिवर्बिट्रेरी फर्नेस में, देन मेल्टिंग इन रिवर्बिट्रेरी फर्नेस। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, रिवर्बिट्रेरी फर्नेस में मेल्ट करने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसके बाद हमें फाइनल कॉपर मिल जाएगा। तो एक बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आपको सारे पूरा मेथड पता होना चाहिए किस तरीके से हमें कॉपर फाइनली ओर से मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये है क्या, इट इज रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड जनरली यूज्ड टू मेक कॉइन्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, यूटेंसिल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए। इसकी प्रॉपर्टीज बता दें कि कहाँ कहाँ भैया इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कॉपर। तो अब तो ये तो लिख दोगे, वायर इंडस्ट्री में होता है और यूटेंसिल्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, कॉइन बनाने में यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका 1083 के आसपास होता है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीन कोटिंग व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर, जैसे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ये ग्रीन कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कोटिंग होता है जनरली जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो ग्रीन कोटिंग शो करता है। गुड कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, कोरोजन को ये रेजिस्ट करता है।
और इट इज सर मैं बैंक में गया हुआ था, बैंक तो लाइन में लगा। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मैं बैंक में गया हुआ था, चलो लाइन में सुनो, लगा हुआ पहले था सुन बैंक लो, में सुन लो, लिसन। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब इसके बाद जो कॉपर के जो अलॉयज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय क्या होते हैं ये सब हम लोगों ने बता दिया, कितने टाइप के होते हैं। द रेस्ट थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।